गांव की पगडंडी पर मास्टर शिव नारायण जी के घर का दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला था। मास्टर साहब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर साथ देने से पहले थक जाता था, लेकिन उनकी युवा पत्नी मनोरमा अभी जीवन के उन रास्तों पर थी जहां उमंगों का सैलाब थमने का नाम नहीं लेता था। मनोरमा और मास्टर जी की उम्र में 15-20 साल का अंतर था। गांव वाले अक्सर पीठ पीछे कहते थे, सूखी लकड़ी में हरियाली कहां से आएगी। मनोरमा का दिन घर की चार दीवारी में कटता, लेकिन उसका मन खिड़की से बाहर झूलते सावन के झूलों में अटका रहता। मास्टर जी स्कूल से आते, थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते और फिर अपनी पुरानी धार्मिक किताबों में खो जाते। मनोरमा के लिए उनके पास शब्द तो थे, पर वो एहसास नहीं थे जिनकी एक 25 साल की स्त्री को जरूरत होती है। उसी गांव का एक युवक था सूरज। सूरज शहर से पढ़ाई करके लौटा था और मास्टर जी का प्रिय शिष्य रहा था। वो अक्सर मास्टर जी से सलाह लेने घर आता। सूरज की जवानी और उसकी आंखों की चमक ने मनोरमा के भीतर दबी हुई उन इच्छाओं को जगा दिया जो बरसों से सुलग रही थीं। एक दोपहर जब मास्टर जी गांव की पंचायत में गए हुए थे, बाहर घनघोर घटाएं घिरी थीं। मनोरमा आंगन में रखे बर्तनों को समेट रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सूरज खड़ा था, बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ। उसके बदन से चिपकती कमीज और उसकी सांसों की तेजी ने वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। मनोरमा ने उसे अंदर बुलाया। सूरज ने झिझकते हुए कहा, चाची, मास्टर जी घर पर नहीं है क्या? मनोरमा ने अपनी गीली साड़ी का पल्लू संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर बारिश रुकने तक तो बैठ सकते हो। कमरे के भीतर अंधेरा और बाहर गिरती बूंदों की आवाज। मनोरमा जब चाय लेकर आई तो उसकी उंगलियां सूरज के हाथ से छू गई। वो स्पर्श बिजली की तरह दोनों के बदन में दौड़ गया। सूरज ने देखा कि मनोरमा की आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जिसे मास्टर जी की किताबें कभी नहीं बुझा सकती थीं। उस दिन के बाद मुलाकातों का सिलसिला बदल गया। शब्दों की जगह खामोशियों ने ले ली और नजरों ने गुस्ताखियां करना शुरू कर दिया। मनोरमा को पता था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसका मन अब मास्टर जी के ठंडे अनुशासन से ऊब चुका था। वो सूरज की बाहों में उस जीवन को ढूंढ रही थी जो उसे कभी मिला ही नहीं था। महीनों तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहा। गांव की गलियों में कानाफूसी होने लगी। मास्टर जी का बेटा, जो अब बड़ा हो रहा था, अपनी नई मां की बदली हुई चाल ढाल को भांपने लगा था। एक रात उसने अपनी मां को आंगन के कोने में सूरज के साथ कुछ ऐसी बातें सुनना जो कोई मां और बेटा नहीं सुन सकते। अगली सुबह जब मास्टर जी घर लौटे तो घर में सन्नाटा था। न मनोरमा की चूड़ियों की खनक थी, न रसोई से आती खुशबू। मास्टर जी की अलमारी खुली थी और मनोरमा के गहने गायब थे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि मनोरमा सूरज के साथ शहर भाग गई है। मास्टर जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने ना तो पुलिस को फोन किया, ना किसी पर चिल्लाए। शायद उन्हें पता था कि एक कच्ची दीवार पर कभी भारी छत नहीं टिकती। समाज ने मनोरमा को बदचलन कहा, सूरज को धोखेबाज। लेकिन मास्टर जी जानते थे कि ये केवल दो इंसानों का भागना नहीं था, बल्कि एक अधूरी उम्र की अधूरी प्यास का नतीजा था। शहर की भाग-दौड़ और चकाचौंध के बीच मनोरमा और सूरज ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। शुरुआत के कुछ दिन तो किसी सपने की तरह बीते। मास्टर जी के घर का वो सन्नाटा और अनुशासन अब पीछे छूट चुका था। सूरज उसे नए कपड़े दिलाता, बाहर घुमाता और वे दोनों घंटों भविष्य के सपने बुनते। मनोरमा को लगता कि उसने अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा ली है। लेकिन जैसे जैसे सावन बीता और चिलचिलाती धूप निकली, हकीकत की तपिश ने उनके रिश्तों की नमी सूखना शुरू कर दिया। सूरज की शहर वाली नौकरी उतनी पक्की नहीं थी जितना उसने मनोरमा को बताया था। धीरे धीरे पैसों की तंगी होने लगी। मनोरमा जो घर के गहने साथ लाई थी, वे एक एक करके सुनार की दुकान पर चढ़ने लगे। सूरज अब अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता और जब लौटता तो उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट होती थी। वो मनोरमा को देखकर मुस्कुराने के बजाय अब छोटी छोटी बातों पर उखड़ने लगा था। एक दिन जब मनोरमा ने उससे खर्च के लिए पैसे मांगे तो सूरज चिल्ला उठा, तुम क्या समझती हो, शहर में पैसा पेड़ पर उगता है? मास्टर जी के घर में कम से कम रोटी की चिंता तो नहीं थी। सूरज के मुंह से मास्टर जी का नाम सुनकर मनोरमा का कलेजा कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि जिस आजादी के लिए उसने अपना घर, अपना सम्मान और मास्टर जी का भरोसा दांव पर लगाया था, वो आजादी अब एक नई तरह की गुलामी बनती जा रही थी। शहर की उस तंग गली के बंद कमरे में वो खुद को गांव की चार दीवारी से भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी।
उसे रह रहकर मास्टर जी के वे शांत शब्द और सुमित की वो मासूम चेहरा याद आता जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। उधर गांव में मास्टर शिवनारायण जी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। उन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया और अधिकतर समय सुमित के साथ गुजारने लगे। गांव वालों को लगा था कि वे टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक पत्थर जैसी मजबूती पैदा कर ली थी। एक शाम सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबूजी, क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? मास्टर जी ने अपनी चश्मा उतारकर धुंधली आंखों से खिड़की के बाहर देखा और बोले, माफी और सजा तो इंसानों के बस की बात है सुमित। कुदरत अपना हिसाब खुद करती है। वो यहां खुश नहीं थी और जहां कही है वहां उसे खुशी मिलेगी या नहीं, ये उसका नसीब है। एक साल बीतते बीतते सूरज और मनोरमा का रिश्ता पूरी तरह बिखर गया। सूरज एक दिन बिना बताए कमरा छोड़कर कहीं चला गया। मनोरमा के पास ना गहने बचे थे और ना ही वापस लौटने का रास्ता। वो शहर के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे मास्टर जी पढ़ाया करते थे। अब जब वो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखती तो उसे मास्टर जी की उंगलियों के वे निशान याद आते जो किताबों पर रहते थे। उसने जान लिया था कि प्यास बुझाने के लिए समुंदर की तरफ भागना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि समुंदर का पानी कभी प्यास नहीं बुझाता, सिर्फ प्यास और बढ़ा देता है। आज भी जब गांव में सावन आता है और बादल गरजते हैं तो मास्टर जी के घर का दरवाजा आधा ही खुला रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस दरवाजे की तरफ देखने वाली आंखें घर के अंदर नहीं, बल्कि दूर शहर की किसी तंग खिड़की से गांव की पगडंडी को तलाशती हैं। शहर के उस छोटे से स्कूल में पढ़ाते हुए मनोरमा के दिन तो कट रहे थे, लेकिन उसकी रातें पछतावे की आग में जलती थीं। सूरज के जाने के बाद उसे समझ आया कि जिसे वो प्रेम समझ रही थी वो केवल एक क्षणिक आकर्षण था, जबकि मास्टर जी का वो मौन अनुशासन वास्तव में एक सुरक्षा कवच था। 2 साल बीत गए। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मनोरमा बस स्टैंड के पास से गुजर रही थी कि उसकी नजर गांव के एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो गांव का डाकिया था जो शहर अपने किसी काम से आया था। मनोरमा को देखते ही वो ठिठक गया। उसकी आंखों में नफरत थी या हमदर्दी, मनोरमा समझ नहीं पाई। डाकिये ने भारी मन से बताया, मास्टर जी अब नहीं रहे मनोरमा, पिछले महीने ही उन्होंने आखिरी सांस ली। सुमित अब अकेला है और मास्टर जी के पुराने घर को बेचकर शहर जाने की तैयारी कर रहा है। ये खबर मनोरमा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उस जिस माफी की उम्मीद वो मन ही मन लगाए बैठी थी, उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसने उसी रात एक फैसला किया। वो सब कुछ छोड़कर वापस गांव की ओर चल पड़ी। उसे पता था कि गांव उसे स्वीकार नहीं करेगा, लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन उसे सुमित से मिलना था और मास्टर जी की उस चौखट पर अपना सिर झुकाना था जिसे वो कलंकित करके आई थी। जब वो गांव पहुंची तो शाम ढल रही थी। मास्टर जी के उस घर का दरवाजा, जो कभी आधा खुला रहता था, आज पूरी तरह बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटका था। घर की हालत जर्जर हो चुकी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब यहां क्या लेने आई हो? मनोरमा ने पलटकर देखा तो सामने सुमित खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक कठोर परिपक्वता थी। मनोरमा की आवाज नहीं निकली, वो बस उसके पैरों में गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। सुमित ने उसे सहारा देकर उठाया नहीं, बल्कि शांत स्वर में कहा, बाबूजी ने मरने से पहले तुम्हारे नाम एक खत छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी लौटो तो ये तुम्हें दे दिया जाए। मनोरमा ने कांपते हाथों से वो पीला पड़ चुका लिफाफा खोला। उसमें मास्टर जी की वही सुंदर लिखावट थी जिसे वो स्कूल के रजिस्टर में देखा करती थी। खत में लिखा था, मनोरमा, मुझे पता था कि तुम एक दिन लौटोगी। मैं तुमसे नाराज नहीं था, बस दुखी था कि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मैंने अपनी वसीयत में घर का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी सूरज की जरूरत ना पड़े। सुमित तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि मैंने उसे यही सिखाया है, अपनी बाकी की जिंदगी गरिमा के साथ जीना। मनोरमा की आंखों से गिरते आंसुओं ने खत की स्याही को धुंधला कर दिया। मास्टर जी ने अपनी मृत्यु के बाद भी उसे वो सुरक्षा दे दी थी जो वो जीवित रहते नहीं दे पाए थे। सुमित ने धीरे से घर का ताला खोला और चाबी मनोरमा के हाथ में रख दी। गांव वालों की नजरों में वो अब भी वही स्त्री थी, लेकिन उस घर की चार दीवारी के भीतर मनोरमा को अब अपनी रूह की शांति मिल गई थी। उसने मास्टर जी की उन पुरानी किताबों को साफ किया और घर के आंगन में फिर से तुलसी का पौधा लगाया। सावन अब भी आता था, बारिश अब भी होती थी, लेकिन अब मनोरमा का मन खिड़की से बाहर नहीं झांकता था। उसने जान लिया था कि शांति भागने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में है।